जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे रेलवे सामान्य अध्ययन, जो कि हम लोग का ये पिनाइकल पब्लिकेशन का बुक है और ये फर्स्ट एडिशन का बुक है। इस बुक में आपको जो है 5200 प्लस एमसीक्यू जो कि टीसीएस एग्जाम में पूछे गए हैं। आपका एनटीपीसी सीबीटी 1 में सारे प्रश्नों को इसमें डाला गया है, जो कि ये चैप्टर वाइज करके इसमें दिया गया है। इस बुक की हम लोग खासियत की बात करें तो जितने भी प्रश्न हुए हैं सबको अलग अलग करके इसमें दिया गया है। जैसे कि आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिर आपका स्टैटिक जीके हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, यानी कि सबको अलग अलग करके जो कि आपको याद करने में आसानी होगा, ये सारे प्रश्नों को डाला गया है। बहुत से स्टूडेंट इस बुक के बारे में नहीं जानते होंगे। तो ये जो पिनाइकल पब्लिकेशन का बुक है, इसमें आपका मैथ का भी सेट आता है, अंग्रेजी का भी सेट आता है और रीजनिंग का भी सेट आता है, जो कि ये सबसे बेस्ट बुक होने वाला है। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। और सबसे पहले आप लोग इस बुक का जो है विषय सूची देख लीजिए। इसमें क्या है कि 5267 प्रश्न देखने को मिलेगा। इसमें आपको स्टैटिक जीके के 1064 प्रश्न है, जो कि एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे गए हैं। इतिहास का आपको 761 प्रश्न है, राज्य व्यवस्था से 361 प्रश्न है और भूगोल से आपका 605 प्रश्न है, अर्थशास्त्र से 315 प्रश्न है, भौतिक से 153 प्रश्न है, रसायन से 202 प्रश्न है, जीव विज्ञान से 356 प्रश्न है, करंट अफेयर्स का भी प्रश्न जो कि 712 है और कंप्यूटर प्रौद्योगिकी से भी प्रश्न पूछा गया है 356, पर्यावरण से आपका 91 प्रश्न है और विज्ञान और जो है तकनीकी से आपका 291 प्रश्न है। टोटल मिलाकर के 5200 जो प्रश्न है, जो कि समान अध्ययन का प्रश्न है, ये सबको हम लोग देखने वाले हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में जो देखेंगे वो फिजिक्स के प्रश्नों को देखेंगे, जो कि यहाँ से आपका फिजिक्स में क्या क्या आपको पूछा गया था देख लीजिए। यहाँ से फिजिक्स में जो पूछा गया था, प्रकाश और प्रकाशिकी से आपको जो है 33 प्रश्न पूछे गए थे। ऊष्मा और ऊष्मा प्रवैगिकी से, यहाँ पर ऊष्मा प्रवैगिकी से जो है 6 प्रश्न पूछा गया। तरल यांत्रिकी से आपका 2 प्रश्न है, विद्युत धारा और उसके प्रभाव से जो है 19 प्रश्न है। फिर ऐसे ही करके बल दबाव से 15 प्रश्न है, ध्वनि से जो है 16 प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण से 10 प्रश्न है, कार्य और ऊर्जा से जो है 9 प्रश्न पूछे गए हैं, तरंगे से आपका 6 प्रश्न है और रेडियोधर्मिता से जो है 6 प्रश्न है। यहाँ पर 4 प्रश्न है। तो आज हम लोग जो टोटल 153 जो प्रश्न है फिजिक्स का हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। और यहाँ से हम लोग का पहला जो प्रश्न शुरू हुआ, ये भौतिक विज्ञान का प्रकाश और प्रकाशिकी से प्रश्न स्टार्ट होता है। ठीक, पहला प्रश्न है कि नेत्र लेंस की अत्यधिक वक्रता डॉट की ओर ले जाती है। तो ये किसके ओर ले जाती है? ये जो प्रश्न है आरआरबी एनटीपीसी 29/12/2020 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। तो ये जो अत्यधिक वक्रता होती है, ये मायोपिया की ओर ले जाती है। आपको याद रखना है, ऑप्शन जो डी है करेक्ट है, ये मायोपिया की ओर ले जाती है। देखिए यहाँ पर इसका डिस्कशन दिया गया है कि प्रमुख नेत्र दोषों में एक मायोपिया है, जिसे निकट दृष्टि दोष के रूप में जाना जाता है। मायोपिया को निकट दृष्टि दोष के रूप में जाना जाता है। यह तब होता है जब रेटिना की नेत्र गोलक लंबी हो जाती है और इसके परिमाण स्वरूप कॉर्निया की अत्यधिक वक्रता होती है। इससे दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने की क्षमता कम हो जाती है। ठीक, इससे क्या होता है कि दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। ठीक, चलिए प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति की दृष्टि को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होती है? तो इसको ठीक करने के लिए जो है अपसारी लेंस की आवश्यकता होती है। यह प्रश्न 29 दिसंबर 2020 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है, अपसारी लेंस की आवश्यकता होती है। देखिए इसका जो डिस्कशन दिया गया है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति की दृष्टि को ठीक करने के लिए अपसारी लेंस की आवश्यकता होती है। मायोपिया, जिसे अदूरदर्शिता के रूप में भी जाना जाता है, एक आँख विकार है जहाँ प्रकाश रेटिना के बजाय रेटिना के सामने केंद्रित होता है, जिससे दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है, जबकि करीब की जो वस्तुएं है वो सामान्य दिखाई देती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का तीसरा नंबर, ये प्रश्न कह रहा है कि वर्णक्रम के 2 रंगों में से कौन सा जो है रंग चरम सीमा बनाता है? कौन सा रंग जो है चरम सीमा बनाता है? तो बैंगनी और जो लाल रंग है वो चरम सीमा बनाता है। ऑप्शन आप लोग ए याद रखिएगा। चलिए यहाँ से देखिए, जो बैंगनी और लाल ये चरम, यहाँ पर चरम से स्पेक्ट्रम के 2 रंग हैं और रंगों का जो स्पेक्ट्रम है बाइबिज्योर, जो कि बैंगनी, इंडिगो, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल होता है। ठीक, सबसे बीच का जो रंग होता है, आप लोग याद रखिएगा, ये जो प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे बीच का जो रंग होता है वो हरा होता है, यानी कि ग्रीन होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से चौथे नंबर, ये प्रश्न कह रहा है
कि मरीजों के दांतों के बड़े बिंब को देखने के लिए दंत चिकित्सक किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं। तो जो दंत चिकित्सक होते हैं वे अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ये आपको 9 जनवरी 2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। और आप लोग एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जो प्रश्न जितने बार रिपीट हुआ है उसको कोशिश करिएगा कि आप लोग याद कर लें, क्योंकि जो प्रश्न जितने बार अधिक रिपीट हुआ है उतना ही वो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तभी वो रिपीट हुआ है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का ये तो देखिए, यहाँ से अवतल दर्पण का उपयोग दंत चिकित्सक द्वारा रोगियों के दांत की बड़ी छवियों को देखने के लिए किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग वाहन, हेडलाइट, सेविंग मिरर, सोलर कन्वेंस, सर्च लाइट, टॉर्च, फ्लैश लाइट और टेंडल, यहाँ पर है टेंडल मिरर माइक्रोस्कोप के रूप में जो है किया जाता है। ठीक, चलिए कि रात में आसमान में तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो ये जो टिमटिमाते हैं तारे के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तनांक के कारण ये तारे टिमटिमाते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से 6ठा नंबर ये कह रहा है कि आँखों की अपनी फोकस लंबाई को समायोजित करके निकट और दूर की वस्तुओं दोनों पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को कहा जाता है। तो इसको समंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, यहाँ से है कि निकट और दूर दोनों की वस्तुओं को जो है ध्यान केंद्रित करके क्षमता को आँख को यहाँ पर डॉट डॉट कहते हैं, तो उसको समंजन कहते हैं, दोनों को इक्वल करता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ से जो प्रश्न में इसमें दिया गया है कि अपनी फोकस लंबाई को समायोजित करके निकट और दूर दोनों वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की आँखों की क्षमता को जो है समंजन कहा जाता है। और सामान्य स्वस्थ आँख के लिए जो है सामान्य स्वस्थ आँख के लिए कम से कम जो है स्पष्ट दृष्टि जो होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। चलिए अगला यहाँ से 7वां जो प्रश्न हम लोग का है, कह रहा है कि रेगिस्तान में यात्रियों को अक्सर पानी की एक सीट का प्रकाशमयी भ्रम होता है जहाँ वास्तव में कोई भी मौजूद नहीं होता, इसे क्या कहा जाता है। ये जो प्रश्न 11 जनवरी 2021 में इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए ये इसको मृंग तीर्णा कहते हैं। ये जो मृंग तीर्णा क्या है कि आप जब भी गर्मी के दिनों में जो है आप सड़कों पर देखिएगा तो कुछ दूरी पर जो है धुंधला धुंधला जल के प्रतिबिंब जैसा कुछ दिखाई देता है और पास जाने पर वो गायब हो जाता है। तो वही प्रश्न है कि रेगिस्तान में जो है इस प्रकार की घटना जो है अत्यधिक देखने को मिलता है। तो पूछा गया कि इसे क्या कहते हैं। तो इसे मृंग त्रिंग कहते हैं या फिर मृंग मृचिका भी कहते हैं। ठीक, अन्य कई नामों हैं, तो आप लोग जो भी याद रखिएगा 1-2 याद रख लीजिएगा। और राइट आंसर इसमें हम लोग का सी होगा। देखिए यहाँ पर इसको मिराज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे मिराज के नाम से भी जाना जाता है। चलिए 8वां प्रश्न हम लोग का है कि एक माध्यम के प्रकाश को अपवर्तित करने की क्षमता को डॉट डॉट के संदर्भ में भी व्यक्त किया जा सकता है। तो इसको प्रकाशीय घनत्व के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। ऑप्शन आप लोग जो है बी करेक्ट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का 9 नंबर है। यह प्रश्न कह रहे हैं कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का केंद्र बिंदु क्या कहलाता है। तो वह जो केंद्र बिंदु है उसे ध्रुव कहते हैं। प्रश्न फिर से देख लीजिए कि गोलीय दर्पण के जो परावर्तक पृष्ठ का केंद्र होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे ध्रुव कहते हैं। ऑप्शन बी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर जो यह प्रश्न है कह रहा है कि वह क्षेत्र जहाँ स्रोत से आने वाला सारा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है वो क्या कहलाता है। तो वह अवरुद्ध हो जाता है उसे प्रछाया कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रछाया। यह 13 जनवरी 2021 के मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से 11 नंबर है कि मनुष्यों में निकट दृष्टि दोष क्या कहलाता है। तो निकट दृष्टि दोष ये मायोपिया कहलाता है। हम लोगों ने अभी इसका प्रश्न रिपीट कर लिए हैं, तो आप लोग इसको याद रखिएगा कि मनुष्यों का निकट दृष्टि दोष क्या कहलाता है, मायोपिया कहलाता है। चलिए अगला 12 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। ये जो आप सूर्यास्त का लाल रंग होता है ये अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। ठीक, प्रकाश के ये अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। देखिए डूबते सूरज का लाल रंग प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, ये प्रकाश के प्रकीर्णन का। जबकि अपवर्तन के उदाहरण में कैमरा, आँख, पानी की बूंदे, दूरबीन, पानी के गिलास से प्रकाश का अपवर्तन, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, कांच इत्यादि होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ से 13 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कह रहा है कि वह लेंस जो बीच में पतला
और परिधि पर जो है मोटा होता है वो क्या कहलाता है? देखिए बीच में पतला लेकिन परिधि पर मोटा, आप लोग देख रहे हैं यही लेंस है वो, तो इस लेंस को क्या कहते हैं? इसे अवतल लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अवतल लेंस। ऑप्शन ए करेक्ट। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का देखिए, ये 14 नंबर जो प्रश्न है फिर रिपीट हो रहा है। कह रहे हैं कि मरीज के दांतों की बड़ी छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सक किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं? तो वह दंत चिकित्सक जो होते हैं अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 15 नंबर ये प्रश्न कह रहे हैं कि आकाश का रंग नीला जो है वो किसके कारण होता है? तो नीला जो होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। अभी हम लोग इस प्रश्न को रिपीट किए हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से 16 नंबर जो ये प्रश्न कह रहा है कि प्रिज्म से प्रकाश के गुजरने पर कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है? सबसे कम विचलित होने वाला जो रंग है वह लाल रंग है। ऑप्शन सी करेक्ट कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 17 नंबर है। यह प्रश्न कह रहा है कि अपने 7 घटक रंगों में प्रकाश के विक्षेपण की घटना की खोज डॉट ने 1666 में की थी। तो 1666 में आइजैक न्यूटन के द्वारा किया गया था। ठीक, आपको याद रखना है 7 रंग का जो प्रकाश के विक्षेपण की घटना है इसका खोज आइजैक न्यूटन के द्वारा 1666 में किया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से 18 नंबर जो प्रश्न कह रहा है कि यदि एक लेंस की फोकस से दूरी 25 सेंटीमीटर है तो उस लेंस की क्षमता क्या होगी? तो उस लेंस की क्षमता जो होगी वो 4 डाईऑप्टर होगी। डी का मतलब डाईऑप्टर। चलिए यहाँ से इसका सोल्यूशन दिया गया है कि हम जानते हैं कि लेंस की क्षमता डाईऑप्टर है। एक डाईऑप्टर बराबर यहाँ पर जो है एक डाईऑप्टर इक्वल 1 फोकस लंबाई एफ है। तो एफ बराबर 25 सेंटीमीटर बराबर 0.25 मीटर और डी बराबर जो है 1/0.25 मीटर, इसके इक्वल 4D होगा। ठीक, चलिए अगला यहाँ से 19 नंबर जो प्रश्न कह रहा है कि प्रिज्म के माध्यम से प्रकाश पारित करके स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो वह पहला व्यक्ति आइजैक न्यूटन था। ऑप्शन डी याद रखिएगा, आइजैक न्यूटन। अगला यहाँ से हम लोग का 20 नंबर प्रश्न। देखिए 20 नंबर जो प्रश्न है कि लेजर का पूर्ण रूप क्या होता है? ये फुल फॉर्म पूछा गया है कि लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये जो प्रश्न है 22 फरवरी 2021 के इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है और इसका राइट आंसर जो होगा वह लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड, यहाँ पर स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन होता है। ऑप्शन आप लोग जो है डी देख लीजिए और यहाँ से आपका राइट आंसर डी होगा। ठीक, देखिए जो ये लेजर का फुल फॉर्म दिया गया है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लेजर एक यहाँ पर लेजर के प्रकार जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट लेजर, गैस लेजर, लिक्विड लेजर और सेमीकंडक्टर लेजर। लेजर का आविष्कार जो है वो गोल्ड मैनन ने किया था। लेजर का आविष्कार किसने किया था? गोल्ड मैमन के द्वारा किया गया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखा जाए 21 नंबर क्या है। यहाँ से 21 नंबर जो प्रश्न कह रहा है कि टॉर्च, सर्च लाइट और वाहन मोड यहाँ पर जो है और वाहन हेडलाइट में आमतौर पर जो है किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसमें हम लोग का जो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक, यह प्रश्न जो है 3 बार जो है घुमा करके रिपीट कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से 22 नंबर जो है प्रश्न कर रहा है कि हृदय की विकिरण की खोज किसके द्वारा की गई? तो हृदय का विकिरण का जो खोज है यह किया गया था आइजैक न्यूटन के द्वारा। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का 23 नंबर जो प्रश्न है कि हाइपरमेट्रोपिया डॉट का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है। तो हाइपर जो मोटोपिया है ये उत्तल लेंस का प्रयोग करके ठीक किया जा सकता है। ऑप्शन बी होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 24 नंबर है कि वाहनों में रियर व्यू बिग मिरर के रूप में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यह 3 मार्च 2021 के इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ से 25 नंबर जो ये प्रश्न हम लोग का है यह कह रहा है कि हाइपरमेट्रोपिया या दूरदृष्टि वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु सामान्य निकट बिंदु से डॉट दूर होता है। कितना होता है? तो ये जो दूर होता है 25 सेंटीमीटर दूर होता है सामान्य दूरी से। चलिए
अगला प्रश्न हम लोग का 26 नंबर है। प्रश्न कह रहा है कि वे पदार्थ जिनके माध्यम से वस्तुओं को देखा जा सकता है लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है वह डॉट डॉट पदार्थ कहलाते हैं। तो वह जो होते हैं परभासी पदार्थ कहलाते हैं। प्रश्न समझिए कि इसमें कहा जा रहा है कि वस्तु को देखा जा सकता है लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं, धुंधला दिखा जा सकता है तो उसको परभासी कहेंगे। ये जो पारदर्शी होता है तो पारदर्शी में जो है पूर्ण रूप से आर पार देखा जा सकता है, और जो अपरभासी है तो अपरभासी में कुछ भी नहीं देखा जा सकता है इस तरफ से उस तरफ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ से 27 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब उत्पन्न कर सकता है। तो वह जो है अवतल दर्पण कर सकता है। अगला यहाँ से 28 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश यात्रा करता है। प्रकाश यात्रा जो है ये सरल रेखा में करता है। अगला हम लोग का यहाँ से 29 नंबर प्रश्न देख लीजिए। यह प्रश्न है कि मायोपिक व्यक्ति के लिए कौन सा लेंस उपयुक्त रहेगा। कौन सा उपयुक्त रहेगा? तो अवतल लेंस जो होता है वो उपयुक्त होगा मायोपिक व्यक्ति के लिए। अगला यहाँ से हम लोग का 30 नंबर प्रश्न है कि इंद्रधनुष एक प्राकृतिक घटना है जो दर्शाता है। तो ये जो दर्शाता है फैलाव को, यानी जो है विक्षेपण को दर्शाता है। ऑप्शन डी करेक्ट कर लीजिए। यह प्रश्न है जो है 19 मार्च 2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ से 31 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में एलईडी का अर्थ क्या होता है, यानी कि एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है प्रकाश उत्सर्जक डायोड। कौन सा? प्रकाश उत्सर्जक डायोड। ऑप्शन सी करेक्ट। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का 32 नंबर जो प्रश्न है कि हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। हजामत है तो इसमें अवतल दर्पण होगा। राइट आंसर सी कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ से 33 नंबर जो प्रश्न है आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण। देखिए प्रकाश के प्रकीर्णन का जो होता है वो आकाश का नीला रंग। ठीक, आकाश का नीला जो रंग है ये प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण है। 7 अप्रैल 2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का जो प्रश्न है ये ऊष्मा और ऊष्म प्रवैगिकी से शुरू होता है। प्रश्न है कि केल्विन पैमाने पर जल का हिमांक होता है कितना। तो जल का हिमांक 273.15 केल्विन होता है। अगला प्रश्न यहाँ से 35 नंबर है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग अपेक्षाकृत उच्च तापमान को मापने के लिए किया जाता है जो भट्टियों में मापा जाता है। तो इसमें भट्टियों में मापा जाता है। यहाँ पर पायरोमीटर का जो है उच्च तापमान का जो है तापमान मापने के लिए प्रयोग करते हैं। ऑप्शन आप लोग से याद रखिएगा। चलिए अगला यहाँ से 36 नंबर जो प्रश्न है ये कह रहा है कि ज्वाला 3 भागों से बनी होती है। यहाँ पर जो अंतरतम भाग, मध्य भाग और बाहरी भाग। तो अंतरतम भाग काला क्यों होता है? तो अंतरतम भाग जो काला होता है जले हुए कार्बन कणों की उपस्थिति के कारण जो है वह काला होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का यहाँ से 37 नंबर जो प्रश्न ये कह रहा है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या है। तो इसका जो तापमान होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। यह आरआरबी एनटीपीसी 23 फरवरी 2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। आप लोग समझ सकते हैं कि साइंस का जो प्रश्न है ये कितना इजी पूछा गया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 38 नंबर है। कह रहे कि किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। देखिए पानी का जो घनत्व होता है वो अधिकतम 277 डिग्री केल्विन पर अधिकतम होता है। ठीक, चलिए यहाँ से इसका हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो एक विशेष रूप से उल्लेखनीय अनियमित, यहाँ पर जो अनियमित अधिकतम घनत्व वाले यहाँ पर अधिकतम घनत्व पानी का है जो 4 डिग्री सेल्सियस या फिर यहाँ पर 39 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 277 डिग्री जो है यहाँ पर 277 केल्विन पर जो है घनत्व शिखर तक पहुँच सकता है, क्योंकि इस तापमान पर जो है 2 विरोधी प्रभाव संतुलन में होते हैं।
अगला यहाँ से 39 नंबर प्रश्न है कि यदि हम जलती हुई मोमबत्ती को कांच के जार से ढक दे तो क्या होगा। तो कांच से ढकेंगे तो यह जलना जो है वो बंद कर देगा। क्या होगा, जलना जो होगा वो मोमबत्ती वह बंद कर देगा। ऑप्शन सी याद रखिएगा। चलिए अगला यहाँ से 40 नंबर जो प्रश्न शुरू हुआ ये आपको तरल यांत्रिकी से जो है प्रश्न शुरू होता है। प्रश्न हम लोग से कह रहा है कि भौतिकी की कौन सी शाखा विराम अवस्था में द्रवों के गुणों से संबंधित है। द्रवों के गुणों से संबंधित है वो हाइड्रोस्टैटिक्स। हाइड्रोस्टैटिक जो होता है वो विराम अवस्था के द्रवों के गुणों से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 41 नंबर जो प्रश्न कह रहा है कि लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल किस कारण से ऊपर उठता है। तो यह मिट्टी का तेल जो है केशिकत्व क्रिया के कारण जो है ये ऊपर उठता है। ऑप्शन है आपको याद रखना है, बी करेक्ट है। ये जो केशिकत्व के कारण लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल ऊपर उठता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का ये जो विद्युत धारा और उसके प्रभाव से प्रश्न शुरू होता है। प्रश्न के श्रृंखला में प्रत्येक 1/4 के प्रतिरोधों का उपयोग करके अधिकतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है। तो अधिकतम जो है 1 ओम प्रतिरोध बनाया जा सकता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए अगला यहाँ से देख लीजिए और चलिए 43 नंबर जो प्रश्न कह रहा है कि विभिन्न यहाँ पर विभिन्न जो है विद्युत सुरक्षा उपकरणों में से विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का यहाँ पर जो ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। कौन, तो ऊष्मीय प्रभाव पर यहाँ से देख लीजिए फ्यूज। ठीक, विद्युत सुरक्षा उपकरणों में से फ्यूज जो होता है वो ये विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। अगला 44 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक विद्युत जनरेटर सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जनरेटर जो होता है वह विद्युत प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन आप लोग भी याद रखिएगा। ये जो प्रश्न है 11 जनवरी 2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि 45 नंबर प्रश्न यहाँ से है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सौर ऊर्जा प्रणालियों से संबंधित है। सौर ऊर्जा प्रणालियों से संबंधित है कौन सा, इसमें देख लीजिए तो आपका राइट आंसर होगा सौर ऊर्जा। ये जो प्रकाश वोल्टीय प्रभाव होता है वो सौर ऊर्जा से संबंधित है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 46 नंबर जो है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित कौन सी है, तो वह जनित्र होगा। ठीक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से 47 नंबर है कि 1752 में किस अमेरिकी वैज्ञानिक ने दिखाया कि बिजली और आपके कपड़ों से निकलने वाली बिजली अनिवार्य रूप से एक ही घटना है। ठीक, प्रश्न है कि 1752 ईस्वी में किस अमेरिकी वैज्ञानिक ने दिखाया कि बिजली और आपके कपड़ों से निकलने वाली बिजली अनिवार्य रूप से एक ही घटना है। तो यह दिखाया गया था बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा। ठीक, किसके द्वारा, बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा दिखाया गया था। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उदाहरण नहीं है। ऊष्मीय प्रभाव का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो एक पंखे का चलना ऊष्मीय प्रभाव का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 49 नंबर, यह प्रश्न कह रहा है कि धारा को मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं। तो उसे जो है एम मीटर, धारा को मापने के लिए एम मीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ से 50 नंबर है कि वोल्ट मीटर का, यहाँ पर वोल्ट मीटर एक उपकरण है जो डॉट की उपस्थिति का पता लगा सकता है। तो ये जो होता है विभवांतर के स्थिति का पता लगा सकता है कौन, वोल्ट मीटर। ऑप्शन यहाँ से ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहाँ से 51 नंबर है। प्रश्न कह रहा है कि किसी परिपथ में धारा के प्रवाह की दिशा दिखाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक, किसी परिपथ में धारा के प्रवाह को दिखाने के लिए जो है गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का यहाँ से 52 नंबर प्रश्न है कि प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो है संशोधक का प्रयोग किया जाता है। किसका? संशोधक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आप लोग जो है डी कर लीजिएगा। संशोधक का मतलब भी होता है रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का यहाँ से 53 नंबर जो प्रश्न कह रहा है कि एक स्वतंत्र रूप से यहाँ पर निलंबित चुंबक हमेशा डॉट डॉट दिशा में संरेखित होता है। तो ये जो हमेशा होता है उत्तर दक्षिण दिशा में संरेखित होता है। ऑप्शन आप लोग से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से 54 नंबर है। प्रश्न कह रहा है कि एक एकीकृत परिपथ को सामान्यतः डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। तो इसको सामान्यतः चिप के रूप में जाना जाता है। प्रश्न है कि एक एकीकृत परिपथ को सामान्यतः जो है चिप के रूप में जाना जाता है। चलिए अगला यहाँ से 55 नंबर प्रश्न है कि प्रतिरोध के 3 तार 3 ओम 6 ओम और 9 ओम समांतर में जुड़े हुए हैं। परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो इसमें परिपथ का कुल प्रतिरोध जो होगा वो 18/11 ओम होगा। ऑप्शन आप लोग बी करेक्ट कर लीजिए। देखिए यहाँ पर बनाया गया है कि 18 ओम कैसे होगा। तो यहाँ से प्रतिरोध के 3 तार जो 6 ओम, यहाँ पर 3 ओम 6 ओम और 9 ओम समानांतर में जुड़े हुए हैं। तो इस मामलों में जो सर्किट का कुल प्रतिरोध होगा 1/R इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 और 1 यहाँ पर जो 1/3 प्लस इसमें ऐसे करके 11 बटे इसका जो ऐड कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। तो 18/11 ओम। ठीक। चलिए अगला यहाँ से 56 नंबर जो प्रश्न है, ये प्रश्न कह रहा है प्रश्न के यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करें। देखिए यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए जो है डायनेमो का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आप लोग से याद करिएगा, डायनेमो का। चलिए अगला यहाँ से इसका देखिए सॉल्यूशन दिया गया है कि डायनेमो का उपयोग यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किया जाता है। इसे मोटर जनरेटर भी कहते हैं, जिसका उपयोग हमारे घरों को गर्म करने, टीवी देखने, यहाँ पर घरों को गर्म करने, टीवी देखने आदि के लिए जो है किया जाता है। चलिए अगला यहाँ से 57 नंबर प्रश्न है कि जनरेटर एक ऐसा उपकरण है जो निम्नलिखित को परिवर्तित करता है। तो ये होता है यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है जनरेटर। ये 11 मार्च 2021 का इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। चलिए और अगला प्रश्न यहाँ से 58 नंबर है। कह रहा है कि किसी वस्तु पर विद्युत आवेश की उपस्थिति की पहचान करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो है इलेक्ट्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन याद रखिएगा, किसी वस्तु पर विद्युत आवेश की उपस्थिति को जो है पहचानने के लिए इलेक्ट्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का ये क्या दिया गया, यहाँ पर इलेक्ट्रोस्कोप का उपयोग किसी वस्तु पर विद्युत आवेश की उपस्थिति पहचानने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का यहाँ से 59 नंबर जो प्रश्न है, ये कह रहे हैं कि एमसीबी का पूर्ण रूप क्या है। एमसीबी का ये मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है 3 अप्रैल 2021 को। तो इसका फुल फॉर्म होता है यहाँ पर जो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। ठीक, आप लोग याद रखिएगा, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 60 नंबर है। प्रश्न कह रहा है कि जनरेटर एक उपकरण है जो परिवर्तित करता है। तो ये परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में। ये प्रश्न जो है 3 बार रिपीट हो चुका है, देख लीजिए 3 बार रिपीट हो चुका है, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए अगला यहाँ से 61 नंबर प्रश्न है कि कौन सा विद्युत उपकरण जूल के तापमान के नियम पर आधारित नहीं है। जूल के तापमान पर आधारित नियम नहीं है। तो यहाँ पर जो बिजली के प्लग और स्विच, ये जो है जूल के तापमान के नियम पर आधारित नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ से 62 नंबर है। कह रहे हैं कि चुंबकीय प्रवाह की इकाई है क्या। तो चुंबकीय प्रवाह की जो इकाई होता है वो वेबर होता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर मेटालाइट्स का गुण है। मेटालाइट्स का गुण कौन सा है। तो सेमीकंडक्टर जो होता है अर्धचालक उपधातु एक, यहाँ पर जो अर्धचालक उपधातु का एक गुण है। उपधातु के 3 गुण होते हैं। उपधातु कितने गुण होते हैं।
उपधातु के जो है 3 गुण होते हैं। कौन कौन से? तो भंगुर, चमकदार और अच्छी विद्युत चालकता। आमतौर पर पहचाने जाने वाले 6 उपधातु जैसे कि बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सुरमा और टेल्यूरियम। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 64 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने हर बार तार से करंट प्रवाहित होने पर जो है कंपास सुई के विक्षेपण को देखा? तो ये देखा गया था हांस क्रिश्चियन, यहाँ पर जो हांस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड के द्वारा देखा गया था। ऑप्शन डी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का बल और दबाव से जो है प्रश्न शुरू हुआ। प्रश्न के न्यूटन के गति के प्रथम नियम का जो है दूसरा नाम क्या है? तो उसका दूसरा नाम है जड़त्व का नियम। ऑप्शन ए याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से 66 नंबर है। प्रश्न कह रहा है कि द्रव्यमान m और वेग जो है v से गतिमान किसी वस्तु का संवेग क्या होगा? तो उसका संवेग होगा mv। ठीक, यहाँ से ये इवनिंग शिफ्ट में है, 7 जनवरी 2021 को पूछा गया है। और इसका देख लीजिए, ये हम जानते हैं कि संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना वेग होता है। तो गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 इंटू द्रव्यमान गुना वेग का जो है स्क्वायर है। उसके बाद है स्थितिज ऊर्जा में आपका द्रव्यमान गुना गुरुत्वा और गुना ऊंचाई होता है। चलिए अगला यहाँ से 67 नंबर जो प्रश्न है कि गति के 3 नियम किसके द्वारा प्रस्तावित किए गए थे? तो यह प्रस्तावित किया गया था न्यूटन के द्वारा। ठीक, गति के 3 नियम जो है न्यूटन ने 1687 में अपनी पुस्तक फिलोसफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका में जो है प्रस्तावित किए थे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से 68 नंबर ये कह रहे हैं कि 14 किलो द्रव्यमान और 28 मीटर प्रति सेकंड वेग के यहाँ पर जो है वेग के वाली वस्तु का संवेग कितना होगा? तो इसमें संवेग पूछा गया कितना होगा? इसमें संवेग होगा 392 किलोमीटर प्रति सेकंड होगा। ठीक, देख लीजिए ये कैसे बनाया गया है। इसमें आपको 14 में आपको 28 से गुणा कर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का, यह प्रश्न कह रहा है कि कोरियोलिस बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत? देखिए जो कोरियोलिस बल है उसके बारे में कौन सा कथन गलत है? तो यह मंडलीय दबाव में अंतर के कारण होता है। यह वायुमंडलीय दबाव में अंतर के कारण होता है, यह कथन गलत है। बाकी जो कथन है सभी सही है, लेकिन इसका हम लोग जो है डिटेल्स देखते हैं। तो हवा को विक्षेपित करने वाली यहाँ पर जो अक्षय शक्ति यहाँ पर कोरियोलिस बल है। कोरियोलिस बल घूमने वाली वस्तुओं पर गति पर लागू होता है। यह वस्तु के द्रव्यमान और वस्तु के घूमने की दर से निर्धारित होती है। कोरियोलिस बल वस्तु की धुरी के लंबवत है। बस यहाँ पर पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। चक्रवात कोरियोलिस प्रभाव यहाँ पर जो चक्रवात जो होता है वो कोरियोलिस प्रभाव के उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से 70 नंबर है। कह रहा है कि हम उस बल को क्या कहते हैं जो हवा की दिशा को प्रभावित करता है और पृथ्वी के अपनी धुरी पर जो है घूमने के कारण होता है? तो उससे कोरियोलिस बल कहते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। 71 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं? तो उस आकर्षण बल को संसंजक बल कहते हैं। अगला पॉइंट हम लोग का ये 72 नंबर कह रहा है कि न्यूटन के गति के दूसरे नियम का समीकरण क्या है? दूसरे नियम का समीकरण होता है कि F बराबर AP, यानी कि F बराबर यानी कि बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 73 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे कम घर्षण बल कौन सा? देखिए सबसे कम जो घर्षण बल होता है वो रोलिंग होता है। ठीक, ये प्रश्न 7 मार्च 2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। ये 74 नंबर कह रहा है कि एक स्थिर बल 10 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर 2 सेकंड की अवधि के लिए कार्य करता है। यह वस्तु के वेग को 5 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ा करके 10 मीटर प्रति सेकंड कर देता है। लागू बल का परिमाण ज्ञात कीजिए। अब यदि बल 5 सेकंड की अवधि के लिए लगाया जाए तो उस वस्तु का जो है अंतिम वेग कितना होगा? ठीक, उस वस्तु का अंतिम वेग बताना है कितना होगा। यहाँ से देख लीजिए
इसका अंतिम वेग होगा, बल जो लागू होगा, बल बराबर 25 न्यूटन, अंतिम वेग जो है 17.5 मीटर प्रति सेकंड होगा। ऑप्शन आप लोग जो है डी करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ से इसका जो है बनाया गया है इसका सॉल्यूशन। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ से 75 नंबर जो प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में सबसे कमज़ोर बल कौन सा होता है। तो सबसे कमज़ोर जो है गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का 76 नंबर कह रहा है कि आइजैक न्यूटन ने गति के कितने नियम दिए थे। तो आइजैक न्यूटन के द्वारा गति के 3 नियम दिए गए। कितने? 3 नियम दिए गए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में कौन आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं। देखिए आर्किमिडीज के सिद्धांत पर जो आधारित है कौन सा नहीं है। तो हवाई जहाज़ के पंखों की डिजाइनिंग यह आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। 78 नंबर जो प्रश्न कह रहा है कि द्रवों में घर्षण कहलाता है। क्या कहलाता है? ये जो द्रवों में घर्षण होता है वो चिपचिपापन कहलाता है, यानी कि श्यानता कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 79 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गति ओडोमीटर, यहाँ पर ओडोमीटर से उस तरह की यहाँ पर जो है गति ओडोमीटर से उसी तरह संबंधित है जैसे दबाव जो होता है। तो ये बैरोमीटर, दबाव जो होता है ये बैरोमीटर से होता है और गति जो होता है वो ओडोमीटर से मापा जाता है। चलिए अगला यहाँ से ध्वनि से प्रश्न हम लोग का शुरू हुआ। प्रश्न के निम्नलिखित में से किस माध्यम से ध्वनि गति नहीं करती है। तो ध्वनि जो होती है वो निर्वात में गमन नहीं करती है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए 81 नंबर प्रश्न यहाँ से प्रश्न कह रहे कि एक सभागार में ध्वनि की निरंतरता ध्वनि के बार बार परिवर्तन का परिमाण है और इसे डॉट डॉट कहा जाता है। तो और इसे अनुसरण कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे अनुसरण या फिर अनुरणन कहते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का 82 नंबर प्रश्न है कि सोनार का पूर्ण रूप क्या है। देखिए सोनार का पूर्ण रूप ये 16 जनवरी 2021 का मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। सोनार का मतलब होता है साउंड नेविगेशन एंड यहाँ पर जो रेंजिंग होता है। ठीक, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। ऑप्शन आप लोग ए करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए इसका फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यह 83 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग धातु के ब्लॉकों, यहाँ पर जो धातु के ब्लॉकों में छिद्र एवं दरार का पता लगाने के लिए किया जाता है। किसका? तो इसमें किया जाता है अनुसरण का प्रयोग। ऑप्शन ए जो है आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, अनुसरण। अगला प्रश्न यहाँ से 84 नंबर है, कह रहे हैं कि एक माइक्रोफोन डॉट डॉट परिवर्तित करता है। तो ये जो माइक्रोफोन होता है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन आप लोग ये याद रखिएगा, ध्वनि ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में माइक्रोफोन बदलता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देखते हैं। 85 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ठोस से गैसीय माध्यम में जाने पर ध्वनि की गति डॉट डॉट करती है। तो जो ध्वनि की गति होती है वह घटती है। ठीक, ठोस से गैसीय माध्यम में जाने पर जो ध्वनि की गति होती है वो क्या है कि घटती है। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 86 नंबर कह रहे हैं कि ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो ध्वनि का जो तीव्रता है वो डेसिबल में यानी कि जो है डीबी में नापा जाता है। ऑप्शन आप लोग ये याद रखिएगा। देखिए जो डेसिबल हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। 1 पास्कल, यहाँ पर 1 पास्कल 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर का दबाव है और यह जो इसका एसआई आधार, इसका जो एसआई आधार होता है वह इकाइयों में 1 किलोग्राम प्रति मीटर प्रति सेकंड वर्ग क्यूरी इसका प्रतीक एसआई रेडियो धार्मिकता की एक गैर एसआई इकाई है और जिसे मूल रूप से 1910 में परिभाषित किया गया था। जूल कार्य ऊर्जा की इकाई है। प्रश्न है कि हम दूसरों को ध्वनि तरंगों की यहाँ पर विवर्तन, देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन में होगा कि विवर्तन के कारण बगल के कमरों से हमसे बात करते हुए सुनते हैं। ये सभी विवर्तन के कारण होती है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 88 नंबर है, कह रहे हैं कि संचार के लिए हाथी 103 डेसिबल तक का शोर कर सकते हैं। संचार के लिए हाथी जो है 103 डेसिबल का जो है शोर कर सकते हैं, लेकिन वे अक्सर कम आवृत्ति वाली ध्वनि का उपयोग करते हैं, जिससे यहाँ पर
जिनमें से कुछ को ज़मीन से गुजारा जाता है, इन इकाइयों को क्या कहते हैं? तो ज़मीन से गुजारा जाता है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है इंफ्रासाउंड। क्या कहते हैं? इंफ्रासाउंड कहते हैं। ऑप्शन आप लोग भी कर लीजिए। संचार के लिए हाथी 103 डेसिबल तक का जो है शोर कर सकते हैं, लेकिन वे अक्सर कम आवृत्ति वाली ध्वनि का उपयोग करते हैं। इसमें से कुछ को ज़मीन से गुजारा जाता है, इन ध्वनियों को क्या कहा जाता है? तो जो ज़मीन से ध्वनियाँ गुजरती है इसको इंफ्रासाउंड कहते हैं। ऑप्शन बी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 89 नंबर कह रहे हैं कि सोनार तकनीक का प्रयोग किसका निर्धारण के लिए किया जाता है? तो सोनार तकनीक, इसका जो उपयोग है समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी याद रखिएगा। सोनार तकनीक जो होता है ये समुद्र की गहराई मापने में काम आता है। देखिए सोनार जो होता है ये ध्वनि नेविगेशन रेंजिंग से ध्वनिक माध्यमों से पानी के नीचे की वस्तुओं की दूरी और दिशा पता लगाने और निर्धारित करने की तकनीक है। लुईस निक्सन ने 1906 में हिमखंडों का पता लगाने के तरीके के रूप में सबसे पहले सोनार प्रकार के जो है सुनने वाले उपकरण का आविष्कार किया था। यहाँ पर याद रखिएगा ये लुईस निक्सन ने 1906 में इसका आविष्कार किया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। यहाँ से हम लोग का 90 नंबर जो ये प्रश्न कह रहा है कि मनुष्यों के लिए ध्वनि, यहाँ पर जो है मनुष्यों के लिए श्रव्य तरंगे वे है जो, तो वे श्रव्य तरंगे वे है जो आवृत्ति परास उसका 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज का जो बीच होता है वही मनुष्य उसको श्रव्य यानी कि उसको सुन सकते हैं, नहीं तो इससे कम सुन सकते हैं हम लोग और नहीं इससे हम लोग अधिक सुन सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का देखिए, यहाँ से दिया गया है कि मनुष्यों के लिए जो श्रव्य तरंगे वे जिनकी आवृत्ति रेंज 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है तभी वो सुन सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि हवा में ध्वनि की गति क्या है? हवा में ध्वनि की गति क्या होती है? यह होती है 343 मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रश्न हम लोग का 92 नंबर कह रहे कि बार बार परिवर्तन जिसके परिमाण स्वरूप ध्वनि दीर्घ स्थायित्व में रहती है ये डॉट कहलाती है। तो ये कहलाती है यहाँ पर अनुसरण। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ए याद रखिएगा, अनुसरण कहलाती है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ से 93 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सोनार एक उपकरण है जो वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करता है। देखिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करता है ये कहाँ? तो ये होता है पानी के नीचे। ठीक, अल्ट्रासोनिक जो होता है ये पानी के नीचे उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का ये जो 94 नंबर प्रश्न है कि मानव द्वारा सुनी जाने वाली ध्वनि की न्यूनतम आवृत्ति क्या होती है? तो मानव द्वारा जो सुनी जाने वाली ध्वनि की न्यूनतम आवृत्ति वो 20 हर्ट्ज होती है। अभी हम लोगों ने इसका देखा है। देखिए यहाँ से ऑप्शन आपका जो है 20 हर्ट्ज होता है और अधिकतम में होता है जो वह 20,000 हर्ट्ज होता है। ठीक, आपको याद रखना है। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का 95 नंबर जो प्रश्न है ये कह रहा है कि मस्तिष्क जिस तरह से उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति की व्याख्या करता है उसे डॉट कहा जाता है। तो उससे जो है पिच कहा जाता है। ठीक, याद रखिएगा मनुष्य यहाँ पर मस्तिष्क जो है जिस तरह से उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति की व्याख्या करता है उसे पिच कहा जाता है। अगला यहाँ से हम लोग का जो है ये गुरुत्वाकर्षण से प्रश्न स्टार्ट हुआ। ठीक, देखिए प्रश्न हम लोग का कह रहा है कि यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी की सतह पर 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा की सतह पर उस व्यक्ति का द्रव्यमान कितना होगा? तो पृथ्वी पर यदि 60 किलोग्राम है तो जो चंद्रमा पर होगा वो भी 60 किलोग्राम होगा। ठीक, ऑप्शन आप लोग कितना? ऑप्शन जो है सी याद रखिएगा, 60 किलो होगा। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी की सतह पर 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा की सतह पर भी उस व्यक्ति का द्रव्यमान ठीक वैसा ही रहेगा, अर्थात वह 60 किलोग्राम रहेगा। ठीक, क्योंकि द्रव्यमान जड़त्व का मात्रात्मक माप है जो सभी पदार्थों का एक मूलभूत गुण है और यह पदार्थ की स्थिति का जो है स्थिति या स्थान बदलने से नहीं बदलता है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से 97 नंबर प्रश्न कह रहे कि सापेक्षता का सिद्धांत संबंधित है किससे? तो सापेक्षता का जो सिद्धांत है वो अल्बर्ट आइंस्टीन से संबंधित है। ऑप्शन आप लोग जो है डी याद रखिएगा। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? तो ये अल्बर्ट आइंस्टीन दिए थे। ये जो प्रश्न पूछा गया है 28 दिसंबर 2020 को ये इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि यहाँ पर उस विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसे उनके सापेक्षता के सिद्धांत के लिए जाना जाता है। देखिए यहाँ पर सापेक्षता के सिद्धांत के लिए किसे जाना जाता है?
तो आपका राइट आंसर होगा अल्बर्ट आइंस्टीन को जो है सापेक्षता के सिद्धांत के लिए जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ से 99 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कह रहा है कि ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया। तो ग्रहों का गति का जो नियम है ये जॉनसन केपलर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन डी याद रखिएगा, ग्रहों का गति किसने, तो यहाँ पर केपलर, सिर्फ आपको केपलर याद रखना है। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का ये 100 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 1921 में अल्बर्ट आइंस्टीन को डॉट के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो उनको नोबेल पुरस्कार, देखिए उनको जो है प्रकाश से विद्युत प्रभाव के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 101 नंबर है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा दिया गया था। गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है ये आइजैक न्यूटन के द्वारा, यानी कि सर आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 102 नंबर है कि यहाँ पर जी गुरुत्वाकर्षण का मान r त्रिज्या के मान से भिन्न होता है। एक छात्र डॉट पर न्यूनतम जो है जी का निरीक्षण करेगा। ये जो एक छात्र है यहाँ कहाँ, तो ये भूमध्य रेखा पर जो है न्यूनतम जी का जो है मान वो निरीक्षण करेगा। ठीक, चलिए यहाँ से भूमध्य रेखा। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 103 नंबर जो प्रश्न है ये कह रहा है कि 103 कह रहा है कि जी का मान अधिकतम होता है कहाँ। तो जी का मान जो अधिकतम होता है ये ध्रुव पर होता है। ऑप्शन आप लोग डी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ से 104 नंबर कह रहा है कि ग्रहों की गति के नियम की खोज किसने की। तो इसका खोज किया गया था केपलर के द्वारा। ग्रहों के गति का नियम ये जो है दूसरी बार रिपीट हो रहा है, जो कि 27 मार्च 2021 को ये इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न 105 नंबर है। यह प्रश्न कह रहा है, प्रश्न के निम्नलिखित में यहाँ पर जो निम्नलिखित कथन दिए गए विकल्पों में से किस कानून पर लागू होता है। किस कानून पर लागू होता है। प्रश्न है कि किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलने वाली रेखा समान समयांतराल में समान क्षेत्रफलों का भ्रमण करती है। तो ये जो लागू होता है लॉ ऑफ मोशन, यानी कि मोशन यानी कि जो है गति के नियम पर ये लागू होता है। पूछा गया कि जो किस पर लागू होता है, तो ये गति के नियम पर लागू होता है। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का कार्य और ऊर्जा से जो है प्रश्न स्टार्ट हुआ। ठीक, देखिए प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी एक अदिश राशि है। अदिश राशि कौन सा, तो द्रव्यमान जो होता है वो अदिश राशि है। देखिए अदिश राशि की हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो यहाँ इसका दिया गया है कि द्रव्यमान एक भौतिक गुण है और त्वरण के प्रतिरोध का एक उपाय है। जब एक शुद्ध बल लगाया जाता है और यह एक अदिश राशि है, इसकी इकाई जो है यहाँ पर इसकी कोई दिशा नहीं होती। ठीक, इसकी क्या है कि अदिश राशि की इसकी कोई दिशा नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का 107 नंबर है कि जूल में क्या मापा जाता है। तो जूल में जो है ऊर्जा मापा जाता है। ऑप्शन सी करिए। चलिए अगला यहाँ से प्रश्न है कि पवन की किस और जो यहाँ पर किस ऊर्जा का उपयोग करती है। तो ये जो है गतिज ऊर्जा का उपयोग करती है। पवन जो चक्की होती है वह पवन यानी कि हवा के गतिज ऊर्जा का उपयोग करती है। चलिए अगला यहाँ से 109 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति का इकाई क्या होता है। तो शक्ति का इकाई यहाँ पर वाट होता है, याद रखिएगा वाट होता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग का दिया गया है कि पावर यानी कि वाट का W से डिनोट करते हैं और यहाँ पर 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। तापमान को केल्विन यानी कि K से डिनोट करते हैं। करंट को यहाँ पर एम्पियर को A से और वोल्टेज या फिर संभावित अंतर को जो है V से डिनोट करते हैं। चलिए अगला 110 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा एक गैर नवीकरणीय संसाधन नहीं है। गैर नवीकरणीय संसाधन इसमें से जो सौर ऊर्जा है वो नहीं है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से 111 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न कह रहा है कि रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा बदलने के लिए जो है बैटरी का उपयोग किया जाता है। ठीक, आपको याद रखना है बैटरी का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग देखिए, यहाँ से थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि बैटरी का उपयोग जो है रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रिक मोटर एक उपकरण है जिसका उपयोग बिजली को जो है यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए किया जाता है। और मोमबत्ती जो है रासायनिक ऊर्जा को यहाँ पर जो है रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कौन, मोमबत्ती। और फिर है प्रोटोकेल और यहाँ पर जो है
परिवर्तित करता है? प्रोटोकेल सौर को जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये प्रोटोकेल जो है ये सौर ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। चलिए अगला यहाँ से 112 नंबर प्रश्न है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए यहाँ इलेक्ट्रिक मोटर का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का 113 नंबर। ये प्रश्न कह रहा है कि ऊर्जा हस्तांतरण का 10% नियम किसके द्वारा दिया गया? देखिए यहाँ पर ऊर्जा हस्तांतरण का जो 10% नियम है ये किसके द्वारा? तो ये रेमंड लीडमैन के द्वारा दिया गया। ठीक, यहाँ पर रेमंड लीडमैन के द्वारा दिया गया ये जो है 10% ऊर्जा का नियम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से 114 नंबर। ये प्रश्न कह रहा है, प्रश्न 114 नंबर कह रहा है कि किसी वस्तु पर कार्य करने वाले बल द्वारा किया गया कार्य बल की दिशा में तय की गई दूरी से गुना किया जाए बल की मात्रा के बराबर होता है। निम्नलिखित में कौन कार्य की इकाई नहीं है? देखिए यहाँ पर कौन सा है जो कार्य का इकाई नहीं है? तो kgm प्रति KEC² जो है ये कार्य, यहाँ पर जो है कौन सा कार्य का इकाई नहीं है? तो यही जो है कार्य का इकाई नहीं है, आप लोग याद रखिएगा। देखिए यहाँ से थोड़ा सा हम इसको डिटेल्स में जानते हैं। तो किसी वस्तु पर कार्य करने वाले बल द्वारा किए गए कार्य बल की दिशा में तय की गई दूरी से गुना किया जाए तो बल की मात्रा के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का तरंग से जो है प्रश्न शुरू हुआ। ठीक, देखिए यहाँ से 115 नंबर जो प्रश्न कह रहा है कि अनुप्रस्थ तरंगे क्या है? तो जो अनुप्रस्थ तरंगे होती है इन तरंगों माध्यम, यहाँ पर जो इन तरंगों में माध्यम के कारण तरंगों के संचरण की दिशा से, यहाँ पर दिशा के जो है लंबवत कंपन करते हैं, इसको अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का 116 नंबर प्रश्न है, कह रहे कि लंबी रेडियो तरंगों की खोज किसके द्वारा की गई? तो लंबी रेडियो तरंगी की खोज जो है ये मार्कोनी के द्वारा किया गया था। शॉर्ट में याद रखिएगा जी मार्कोनी, यानी कि यहाँ पर जो है गुलिलेमो मार्कोनी के द्वारा किया गया था। ठीक, ऑप्शन ए याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से 117 नंबर है। ये प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न है कि अल्ट्रासाउंड तरंगे के संबंध में गलत कथन कौन सा है? तो इसके संबंध में जो है अल्ट्रासाउंड के तरंग के संबंध में गलत है कि अल्ट्रासाउंड दोषपूर्ण स्थानों से वापस प्रतिबिंब नहीं बना, यहाँ पर जो है वापस जो है प्रतिबिंबित नहीं किया जा सकता है, ये कथन गलत है। ठीक, बाकी जो 3 कथन है वो सही है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 118 नंबर है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग इसमें से हम लोग का कौन सा नहीं है? 4 ऑप्शन दिया गया है, रेडियो है, माइक्रोवेव है, अल्ट्रासाउंड है और इंफ्रारेड है। तो अल्ट्रासाउंड जो है ये चुंबकीय नहीं है। ठीक, विद्युत चुंबकीय नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ से 119 नंबर है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं? तो विद्युत चुंबकीय ये जो एक्सरे हैं ये विद्युत चुंबकीय तरंगे है। यह प्रश्न आपको जो है 31 जुलाई 2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया ये प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 120 नंबर। ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रकाश एक टेलीविज़न रिमोट से उस उपकरण तक सिग्नल पहुंचाता है जिसे वह नियंत्रित करता है? यहाँ पर जो पूछा गया कि किस प्रकाश निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रकाश? तो ये इंफ्रारेड प्रकाश जो है एक टेलीविज़न रिमोट के उस उपकरण तक जो सिग्नल पहुंचाता है जिसे वह नियंत्रित होता है, ये इंफ्रारेड के द्वारा पहुंचाया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का रेडियोधर्मिता से जो है प्रश्न शुरू हुआ। प्रश्न है कि परमाणु भौतिकी का जनक किसे माना जाता है? तो ई रदरफोर्ड को जो है माना जाता है। ठीक, ई रदरफोर्ड को परमाणु भौतिकी का जनक माना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 122 नंबर है। ये कह रहे हैं कि नाभिकीय संलयन 2 या 2 से अधिक प्रकाश नाभिकों के संयोजन की प्रक्रिया परमाणु संलयन के लिए आवश्यक तापमान लगभग क्या है? तो ये जो आवश्यक तापमान है लगभग में पूछा गया है कि क्या है? तो यह तापमान होता है 100 मिलियन केल्विन होता है। कितना? 100 मिलियन केल्विन होता है। ऑप्शन आप लोग ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ से 123 नंबर प्रश्न कह रहा है कि
परमाणु भौतिकी के पिता के रूप में कौन जाना जाता है? तो ई रदरफोर्ड को जो है परमाणु भौतिकी के पिता के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न 124 नंबर है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है? थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है, तो ये हाइड्रोजन बम जो है इसका उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का ये खोजे से प्रश्न शुरू हुआ कि मानवकृत पैमाने के साथ आधुनिक पारा थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया? तो इसका आविष्कार जो है फ़ारेनहाइट के द्वारा किया गया। इनका पूरा नाम है डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट, तो ये फ़ारेनहाइट के द्वारा किया गया। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 126 नंबर है, कह रहे कि एक्सरे की खोज द्वारा की गई, यानी कि जो है एक्सरे का खोज जो है ये किसके द्वारा की गई? ये प्रश्न जो है 9 मार्च 2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। तो एक्सरे का खोज ये किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था डब्ल्यू रोंटगन के द्वारा। ठीक, किसके द्वारा? डब्ल्यू रोंटगन के द्वारा। ऑप्शन आप लोग बी याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का इकाइयाँ और माप, जैसे कि बल का SI मात्रा क्या होता है? तो न्यूटन होता है। और बल देखिए यहाँ पर बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना त्वरण, यानी कि kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर न्यूटन। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 128 नंबर है। ये प्रश्न कह रहा है कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक कहलाता है। तो लेंस का जो क्षमता का SI मात्रक होता है वो डायोप्टर कहलाता है, डी से डिनोट किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 129 नंबर है। प्रश्न है कि ध्वनि की SI इकाई का नाम किस भौतिक विज्ञानी के सम्मान में रखा गया था? ध्वनि का यहाँ पर ध्वनि की SI इकाई का जो नाम है भौतिकी के जो है कौन से वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया? तो ये हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज के नाम पर रखा गया था SI इकाई का नाम। ऑप्शन आप लोग सी याद रखिएगा। और चलिए अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ से देखिए, ये जो ध्वनि की SI इकाई का नाम जो है जर्मन वैज्ञानिक थे, जर्मन भौतिक विज्ञानी हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज के सम्मान में रखा गया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ 130 नंबर है, कह रहे हैं कि प्रतिरोध की SI इकाई क्या है? प्रतिरोध की SI इकाई क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? प्रतिरोध की SI इकाई जो होता है वो ओम होता है। और अगला यहाँ से प्रश्न 31 नंबर कह रहे कि एक प्रकाश वर्ष डॉट 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 की इकाई है। तो ये जो होता है दूरी का इकाई है एक प्रकाश वर्ष। देखिए एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश की किरण एक पृथ्वी वर्ष में यात्रा करती है या 6 ट्रिलियन मील यानी कि 9.7 ट्रिलियन किलोमीटर है। प्रकाश प्रति सेकंड लगभग जो है ये 3 लाख किलोमीटर के वेग से चलता है। ठीक है, ये प्रकाश जो है 3 लाख किलोमीटर की वेग से जो है ये चलता है प्रति सेकंड। ठीक, अगला यहाँ से 132 नंबर ये प्रश्न कह रहा है कि चुंबकीय प्रवाह की SI इकाई क्या है? चुंबकीय प्रवाह की SI इकाई क्या है? तो वेबर है। ऑप्शन आप लोग बी याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 133 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि कौन सा नहीं है? ये प्रश्न जो है 9 मार्च 2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। तो आपका राइट आंसर होगा जो शक्ति है यह एक सदिश राशि नहीं है। अगला यहाँ से 34 नंबर प्रश्न हम लोग का है कि बल की इकाई क्या है? बल का इकाई जो होता है वो kg मीटर सेकेंड इन्वर्स 2 होता है। ऑप्शन आप लोग बी, यहाँ पर ऑप्शन आप लोग डी याद रखिएगा। ठीक, चलिए देखिए यहाँ से दिया गया है कि बल का SI मात्रक न्यूटन होता है और 1 न्यूटन जो होता है 1 किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स 2 के बराबर होता है। बल का मूल सूत्र जो होता है F बराबर m है, जहाँ F जो होता है वो बल के लिए और जो m होता है वो किलोग्राम में द्रव्यमान के लिए और जो मीटर यहाँ पर मीटर सेकंड इनवर्स 2 में त्वरण के लिए है। और यह न्यूटन का गति का दूसरा नियम है। ठीक, ये क्या है? ये जो सूत्र है न्यूटन गति का ये दूसरे नियम का ये सूत्र है। चलिए अगला प्रश्न है कि रेडियोधर्मिता की इकाई क्या है? रेडियोधर्मिता की SI जो है इकाई क्या है? यह प्रश्न जो है इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया है। तो इसका इकाई क्या है? इसका इकाई होता है वेकेरल। क्या होता है? वेकेरल। ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा। चलिए अगला यहाँ से 136 नंबर प्रश्न है कि दाब का SI मात्रक, यहाँ पर जो है SI मात्रक क्या होता है? तो पास्कल होता है।
अगला प्रश्न यहाँ से 137 नंबर है, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि नहीं है। देखिए एक अदिश राशि नहीं है, तो बल जो होता है वह एक अदिश राशि नहीं है। और नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पर अदिश राशि दिया गया है, तो अदिश मात्रा है दूरी, गति, ये द्रव्यमान, तापमान, ऊर्जा, कार्य, आयतन, क्षेत्रफल। और जो सदिश राशियों के उदाहरण में जो होता है ये विस्थापन, वेग, स्थिति और बल, और यहाँ पर जो है बल, अघूर्ण, ये सभी शामिल है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ जो है अदिश राशि, यहाँ पर अदिश राशि में होता है गति होता है, दूरी होता है, द्रव्यमान होता है, तापमान, ऊर्जा और आयतन, क्षेत्रफल, कार्य होते हैं। और जो सदिश राशि है इसमें विस्थापन, वेग, स्थिति, बल और बल, अघूर्ण होता है। ये आपको याद कर लेना है, आपको इससे प्रश्न आपको हर एक सेट में देखने को मिल जाता है। ठीक, चलिए अब यहाँ से जो हम लोग का प्रश्न शुरू हुआ, ये विविध प्रश्न शुरू हुआ, यानी कि जो है मिक्सिंग प्रश्न है, मिसलेनियस। कह रहे कि ऑटोमोबाइल में एक उपकरण लगा होता है जो तय की गई दूरी को दर्शाता है, इसे चुनिए। तो तय की गई दूरी को दर्शाता है, ये ओडोमीटर होता है जो कि यह दूरी का माप करता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 139 नंबर प्रश्न कह रहा है, यह है कि हवा की गति मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। देखिए हवा का जो गति मापने के लिए उपकरण का प्रयोग किया जाता है, यूडोमीटर है, एनीमोमीटर है, फिर आपका एमीटर है और हाइग्रोमीटर है। कौन सा होगा? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर एनीमोमीटर होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 140 नंबर ये प्रश्न कह रहा है कि हाइग्रोमीटर क्या मापता है। देखिए यहाँ पर हाइग्रोमीटर है तो ये जो होता है आर्द्रता मापता है। ठीक, हाइग्रोमीटर जो होता है यह हवा में नमी या जल वाष्प की मात्रा को मापने के लिए मौसम विज्ञान में उपयोग किया जाने वाला एक उपकरण है। अगला प्रश्न यहाँ से 141 नंबर कह रहे हैं कि E बराबर MC स्क्वायर का समीकरण किसने दिया। तो ये दिया गया था अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। अगला प्रश्न हम लोग का 142 नंबर ये कह रहा है कि निम्नलिखित कथन किसने कहा हम भारतीयों के बहुत ऋण है। देखिए यहाँ पर हम भारतीयों के बहुत ऋणी हैं जिन्होंने हमें गिनना सिखाया, जिसके बिना कोई सार्थक वैज्ञानिक खोज नहीं हो सकता था। ये कथन किसने कहा था। तो ये कथन जो है अल्बर्ट आइंस्टीन का है कि ये उसने कहा था कि हम भारतीयों के बहुत ऋणी है। ऋणी का मतलब होता है हम भारतीयों के बहुत कर्जदार है जिन्होंने हमें गिनना सिखाया, यानी कि जो है जीरो का खोज किया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का ये 143 नंबर प्रश्न कह रहे हैं कि भारत का त्रिस्तरीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम किसने तैयार किया। तो त्रिस्तरीय जो ऊर्जा कार्यक्रम है ये किसके द्वारा ये तैयार किया गया था, होमी जहांगीर भाभा के द्वारा। ऑप्शन आप लोग जो है एक और एक याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न 144 नंबर ये कह रहे हैं कि 2012 में IIT कानपुर में तापमान नियंत्रित ग्रीन होम बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली। तो ये प्रेरणा मिला हुआ तो कोकून संरचना से। कहाँ से? कोकून संरचना से। ऑप्शन डी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 145 नंबर जो प्रश्न है ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। कौन सा जो सुमेलित नहीं है। तो पहले ऑप्शन में है कि कंपास जो कि नेविगेशन के लिए उपयोग किया जाता है और यह उत्तर दक्षिण दिशाओं को इंगित करता है। दूसरा है कि साइक्लोट्रॉन छोटे परिमाणी वाले चक्रवातों को मापता है। और तीसरा है कि एक्टिनोमीटर जो कि यह विकिरण की तीव्रता को मापता है। चौथा है इलेक्ट्रोस्कोप जो कि यह विद्युत आवेश की उपस्थिति को मापता है। तो हम लोग का इसमें इंगित नहीं करते, यानी कि जो है गलत है वह साइक्लोएस्ट्रॉन। देखिए यहाँ पर जो ट्रॉन है ये छोटे परिमाणी को मापता है, बल्कि ये चक्रवात को नहीं मापता है। देखिए यहाँ से पूरा एक्सप्लेनेशन दिया गया है। यहाँ से है कि साइक्लोन जो यहाँ पर जो साइक्लोट्रॉन जो है ये छोटे परिमाणी को मापता है, चक्रवात उसमें मेल नहीं खाता है। यहाँ पर जो साइक्लोट्रॉन एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग आवेशित पिंडों को पार किए गए विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग करके यहाँ पर जो है उपयोग करके बहुत अधिक वेगों तक पहुँचाने के लिए किया जाता है। चलिए अगला यहाँ से 146 नंबर जो प्रश्न कह रहा है कि बल्बों में प्रयुक्त टंगस्टन फिलामेंट का गलनांक क्या होता है। तो इसका जो गलनांक होता है वो 3422 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन आप लोग जो है बी कर लीजिएगा। टंगस्टन को जो है W से डिनोट किया जाता है।
अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का, और इसका देखिए इसका परमाणु संख्या जो होता है, क्रमांक होता है वो 74 होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से 147 नंबर है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन एक लाइट डिटेक्टर मशीन है। लाई डिटेक्टर मशीन है कौन सा, तो इसमें पॉलीग्राफ जो होगा ये लाई डिटेक्टर मशीन है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का, यहाँ 148 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कह रहा है कि स्प्रिंग बैलेंस का एक उपकरण है। स्प्रिंग बैलेंस एक उपकरण है जिसका उपयोग आमतौर पर किसी वस्तु पर कार्य करने वाले डॉट को मापने के लिए किया जाता है। तो यह किया जाता है बल को मापने के लिए। अगला प्रश्न हम लोग का 149 नंबर है कि GEO का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है भू-स्थैतिक पृथ्वी कक्ष होता है। क्या होता है, भू-स्थैतिक पृथ्वी कक्ष होता है। ऑप्शन आप लोग जो है सी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोगों का 150 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एनीमोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग मापने के लिए किया जाता है। क्या, तो हवा की गति मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 151 नंबर है, ये कह रहा है कि मुझे खड़े होने की जगह दो और दुनिया को हिला दूंगा। ठीक है, मुझे खड़े होने की जगह दो और मैं दुनिया को हिला दूंगा। किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने ये शब्द कहे थे। तो ये देखिए यहाँ पर सर आइजैक न्यूटन है, गैलीलियो है, अल्बर्ट आइंस्टीन है और यहाँ से आर्किमिडीज है। ठीक, तो ये जो कथन है ये आर्किमिडीज का है कि मुझे खड़े होने का जगह दो और मैं दुनिया को हिला दूंगा। ऑप्शन डी याद रखिएगा, ये कथन आर्किमिडीज का है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, और यहाँ से हम लोग का 152 नंबर जो प्रश्न कह रहा है कि डॉट एक विद्युत रोधी का उपकरण नहीं है। तो इसमें मानव शरीर जो होता है ये विद्युत रोधी का उपकरण नहीं है। बाकी जो हीरा होता है, रबर होता है, कांच होता है, ये सभी विद्युत रोधी का उपकरण है। अगला हम लोग का यहाँ से 153 नंबर जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा उपकरण मुख्य रूप से सैन्य पनडुब्बियों में उपयोग किया जाता है। तो सैन्य पनडुब्बियों में जो है ये पारदर्शी का उपयोग किया जाता है। ठीक, ऑप्शन आप लोग ए याद रखिएगा। चलिए अगला यहाँ से जो इसका दिया गया है कि पेरिस्कोप यानी कि पारदर्शी भूमि और समुद्री युद्ध पनडुब्बी नेविगेशन और अन्य जगहों में इस्तेमाल किया जाने वाला एक ऑप्टिकल उपकरण है जो एक यहाँ पर जो एक पर्यवेक्षक को अपने परिवेश को देखने में सक्षम बनाता है। जबकि यहाँ पर जो अंडर कवर कवच के पीछे यह अंडर कवर कवच के पीछे या फिर जलमग्न रहता है। एक पोडोस्कोप एक चिकित्सा उपकरण है जिसमें एक प्रकाश जुड़ा होता है और इसका उपयोग जो है शरीर के गुहा या फिर अंग के अंदर देखने के लिए किया जाता है। ठीक, चलिए तो यहाँ तक हम लोगों का जो 153 प्रश्न था जो कि ये NTPC CBT 1 का ये ऑल शिफ्टों का प्रश्न था जो कि भौतिक विज्ञान का था। तो हम लोगों ने इसको सारा को कंप्लीट कर लिया और अगला जो वीडियो होगा आपको बायोलॉजी या फिर जो है केमिस्ट्री का आ जाएगा। तो आप लोग थोड़ा सा वेट करिएगा और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स, ऑल दी बेस्ट।